हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फटाफट आज जीएसटी की रिवीजन में आज करते हैं आरसीएम 9394 और ई कॉमर्स ऑपरेटर 95। मैं इंटर लेवल की रिवीजन कर रहा हूं, तो कहीं से कहीं तक भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैं टीडीएस टीसीएस वगैरह के हिसाब से डिस्कस नहीं करने वाला। मैं सिर्फ इंटर लेवल के लिए 95 की जो 4 सर्विसेज हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आइए चलिए सर शुरू करते हैं। तो सेक्शन 9 हमारा लेवी एंड कलेक्शन का है। सेक्शन 9 में 93 और 94 मैं फटाफट एक बार गो थ्रू करता हूं और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच is paid on a reverse charge basis by the recipient. ठीक है, on such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to the recipient as if he is the person liable to tax in relation to such supply of goods or services or both. नोटिफिकेशन नंबर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 13/2017। उसके बाद 94 भी रिवर्स चार्ज का है। ये क्या कहता है? ये थोड़ी सी डिफरेंट बात कहता है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सारी बातें काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही चलनी है। बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन बताएंगे हु शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ऑफ कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो अब मेरी बात। मैं आ जाता हूं अपने नोट्स पे एक बार। देखो क्या है कि यहां पे तो 93 में कह रहा है कि आप सप्लायर से माल ले रहे हो, ठीक है, आप रिसिपिएंट हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक बात ध्यान से सुनना। गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो हमने नोटिफाई कर दी, अगर आप ये वाली गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो, यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना पड़ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आपने कराना ही पड़ जाएगा। सप्लायर कौन है? रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? सर सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो हमें मतलब नहीं है। आप रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है हमें मतलब नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स if you are a recipient of goods or services or both which we will specify। मतलब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के 13/2017 में जो गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाई कर रखे हैं जिनकी हम बात करेंगे, अगर आप वो रिसीव कर रहे हैं, वो प्रोक्योर कर रहे हैं, देन यू आर लाइबल टू पे जीएसटी। इट डजंट मैटर वेदर यू आर प्रोक्योरिंग दो गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। 94 क्या कहता है जरा ध्यान से सुनो। 94 कहता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होना चाहिए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होना चाहिए। माइंडेड रजिस्टर्ड होगा तो बात अलग है, फिर इसका मतलब वही चार्ज कर लेगा, ठीक है ना। और रिसिपिएंट यहां पे रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। लेकिन कौन से हैं स्पेसिफाई करेंगे, कौन से के ऊपर लगेगा ये वाला। हर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर नहीं लगेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन हम स्पेसिफाई कर देंगे उन्हीं के ऊपर ये वाला आरसीएम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो आपने प्रोक्योर करने हैं वो भी हम नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो 93 और 94 का डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। 93 में आप किसी से भी मान लें, रजिस्टर्ड से ले, अनरजिस्टर्ड से लगे, ठीक है। आप अगर अनरजिस्टर्ड भी हैं तो कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 93 के केस में, अगर वो गुड्स और सर्विसेज लेने हैं। 94 क्या कहता है? आप रजिस्टर्ड होंगे, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे, लेकिन वो वाले रजिस्टर्ड पर्सन होंगे जो हम बता देंगे। उसके बाद वो गुड्स और सर्विसेज लेंगे जो हम बताएंगे, और ले किससे रहे हैं? यूआरडी से ले रहे हैं। अगर अगेन आरडी से लेंगे तो वही अपने आप चार्ज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। उसके बाद एक बार 95 दिखाऊं क्या? 95 एक बार देख लेते हैं जी। 95 ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, जीएसटी लायबिलिटी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर बहुत वाइड है, लेकिन जीएसटी की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कब आएगी वो 95 स्पेसिफाई कर रहा है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है वो यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी, यहां पे डेफिनेशन में बहुत डिटेल में दे रखा है। और ये जो नॉलेज सेशन है
ये पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं हमेशा इसी से पढ़ता हूं। ई कॉमर्स ऑपरेटर डिस्प्ले प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज विच आर एक्चुअली सप्लाइड बाय सम other person to the consumer on their electronic portal. The consumer buys such goods or services through these portals. On placing the order for a particular goods or services, यहाँ पे goods होना चाहिए था, particular goods or services, the actual supplier supplies the selected product or service to the consumer. The price or consideration for the product or service is collected by the e-commerce operator from the consumer and passed on to the actual supplier after deduction the commission by the e-. ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में सप्लायर है कोई, चाहे गुड्स की बात हो रही हो। देखो अब यहां पे जब ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन समझ रहे हैं तो वहां पे गुड्स की बात हो रही हो, सर्विसेज की बात हो रही हो, कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, और आप रिसिपिएंट है, आप रिसिपिएंट है, तो आप अल्टीमेट कंज्यूमर भी हो सकते हैं और ये सप्लायर कोई भी हो सकता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी हो सकता है। भैया एक कैब चलाने वाला है, ठीक है ना, उसने तो किसी तरह से 1-2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की, किश्तों पे गाड़ी निकलवा ली, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसे कहते हैं भाई तू कैब चला रहा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा, ठीक है ना, उसके बाद 2A देखियो, उसमें जो क्रेडिट आएगा वो लियो, वो कहेगा ऐसा है भाई माफ कर दे, मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा आज के बाद से। ठीक है ना, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आए, ओला उबर आ गए। ठीक है ना, तो सप्लायर जो है वो सर्विसेज तो इसे दे रहा है लेकिन थ्रू इको दे रहा है, इको दे रहा है। तो जो रिसिपिएंट है वो पेमेंट इसे करेगा, ये अपनी कमीशन काटते हुए इसे पेमेंट कर देगा। तो इको इसमें एक ऑर्गेनाइज है, क्योंकि आप मतलब रिसिपिएंट जो है वो तो ऑर्गेनाइज होते हुए भी वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं डाल सकते कि आप गवर्नमेंट को जाके जमा कराओ। वो ये कह देगा मेरी जेब से ले लो, लेकिन मैं गवर्नमेंट के पास जाके जमा नहीं करा सकता। तो इको इज अ पर्सन हु विल कलेक्ट द टैक्स एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, लेकिन अल्टीमेट लायबिलिटी इस बार इको की रहने वाली है। अगर देखो मैं हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस में कहता हूं, यहां पे गिरेबान किसका पकड़ा जाएगा, यहां पे ना सप्लायर को पकड़ेंगे ना रिसिपिएंट को पकड़ेंगे, यहां पे किसको पकड़ेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ेंगे अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पहुंचा। ये तो हो गई ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात, लेकिन ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बताया मैंने। अब 9(5) में इको के ऊपर सब चीज के लिए लायबिलिटी नहीं लिखती, कहता है द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, हर बात तो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, नोटिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। केवल यहां पे हम सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे ऑन विच सर्विसेज इको इज लायबल टू पे टैक्स। इको हर चीज के लिए हो सकता है, गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम सर्विसेज भी, ये नहीं है हर सर्विस नहीं, हम सर्विसेज भी स्पेसिफाई करेंगे ऑन विच इको इज लायबल टू। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह उनके ऊपर टीडीएस का सेक्शन जरूर अप्लाई होता है 51 वगैरह, लेकिन कहीं से कहीं तक भी वो 9(5) से हिट नहीं होते। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट जीएसटी एंड टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना, अब सर्विसेज स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट ही लिखेगा क्योंकि सीजीएसटी पढ़ रहा हूं, सप्लाईज विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सॉरी, ये जो प्रोवाइडेड है ना, ये फर्स्ट प्रोवाइड हो गया, ये सेकंड प्रोवाइड हो गया। देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने एक ऐप बना दी बाहर बैठे बैठे आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया काम कर रहा है, तो कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है तो उसको पहले रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा और उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव जो है टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। तो ये दोनों प्रोवाइजो उस चीज़ के मैंने आपको बात बता दी। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ये एक बार खत्म कर लेता हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर में इस टाइम पे 4 सर्विसेज आ चुकी हैं, पहले 3 सर्विसेज हुआ करती थी, पहली 3 है और अब 4 आ चुके हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 के थ्रू इन्होंने 3 सर्विसेज डाली हुई थी। ये वाली सर्विस नहीं डाली थी इन्होंने, 22/8 को डाली थी, और उसके बाद तो ये तो हाल फिलहाल में डाली है। जरा ध्यान से सुनना, ये भी है क्या, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। 4 सर्विसेज दी हुई, मतलब आज की डेट में इको के थ्रू ये 4 सर्विसेज आती हैं, तो इको लायबल है। ठीक है, कौन कौन सी है मैं एक बार लिखूं, मैं लिखता हूं। पहली होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर,
पैसेंजर, ठीक है। दूसरा हो गया होटल्स इन गेस्ट हाउस वगैरह, होटल्स एक्सेट्रा। उसके बाद हो गया हाउस कीपिंग वगैरह, और लास्ट जो अभी नया आया वो आया रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब ओला उबर वाला केस कह दिया, तो ओला उबर वाले केस में ओला उबर इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज दैट ड्राइवर और अल्टीमेट कंज्यूमर इज नॉट सपोज टू डिपॉजिट दैट टैक्स विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इसी तरह होटल्स की बात कही। हाउस कीपिंग वाला होटल्स मतलब ओयो वगैरह हो गया, ट्रिबो वगैरह हो गया। हाउसकीपिंग वाला अर्बन क्लैब जैसे हो गया, तो अर्बन क्लैब जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कि हाउस क्लीनिंग की, जैसे अब दिवाली आ रही है तो हाउस क्लीनिंग वगैरह पे, तो ना तो जो हाउस क्लीनिंग वाली सर्विसेज दे रहा है अल्टीमेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी नहीं, और कंज्यूमर जो है मैं अगर अपना घर साफ करा रहा हूँ तो मैं भी नहीं। अर्बन क्लैब इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रेस्टोरेंट वाला। लेकिन अब इन दो में समझना बात, हाँ इन दो में, इधर देखिएगा, इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में कहता है जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं अभी सर्विस की बात कर रहा हूं तो सर्विस प्रोवाइडर ही लिख देता हूं, वैसे तो मेरे को सप्लायर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, बिकॉज उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। मतलब क्या सर, वो 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज दे रखी है तो होटल वाला भी अपने आप को रजिस्टर करा चुका होगा, और जैसे कोई कारपेंटर वगैरह है वो अर्बन क्लैब के थ्रू सर्विसेज दे रहा है लेकिन उसका खुद का काम 20 लाख से ज़्यादा का हो चुका है तो उसने भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा रखा होगा। तो अगर होटल वाले केस में और हाउसकीपिंग वाले केस में, इन दोनों केसेस में कहता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है देन इन दैट केस इको की लायबिलिटी नहीं आएगी। फिर इन दोनों केस में इको की लायबिलिटी नहीं आएगी अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज सप्लायर अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपके सामने आ गए हैं। मैं सेकंड वाला पढ़ता हूं एक बार। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, club, campsite or other commercial places meant for the residential or lodging purposes except where the person supplying such goods through eco is liable for registration under section 22(1). 22(1) जो है वो ये बात कहता है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो गए हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अगर होटल वाले ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है देन इको मतलब क्या, ओयो है, मेरा अपना होटल है ऑलरेडी, उसमें 20 कमरे हैं और मैंने ऑलरेडी उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो मैंने अपने होटल को ओयो पे लिस्ट भी करा रखा है। तो ओयो पे लिस्ट करा रखा है, मैं ऑलरेडी जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो इस केस में अगर ओयो के थ्रू मेरे पास कोई बुकिंग आती है तो ओयो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी ऑन दैट, आई विल चार्ज फ्रॉम द कस्टमर एंड आई विल डिपॉजिट दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई। नीचे एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं हटा दूंगा आपके समरी नोट्स के पर्पज से, बड़े बड़े से दिख रहे हैं, रेडियो टैक्सी वगैरह की बात वहाँ पे की हुई है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ओला उबर का, ठीक है, ये हो गया ओयो वाला, ये हो गया अर्बन क्लैब का, और लास्ट वाला हम अब तो हमारा रेस्टोरेंट वगैरह के लिए आ गया, जोमेटो स्विगी वगैरह के लिए आ गया है। ठीक है ना, ये नया पॉइंट आया है तो ये एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है और रहेगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट। ठीक है ना, तो ओला वो जोमेटो स्विगी वगैरह हैं वो जीएसटी चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं दिया कि रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जोमेटो चार्ज नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, जोमेटो वगैरह जीएसटी चार्ज करेंगे ही करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसकी डिटेल डिस्कशन इस लेवल पे नहीं करने वाला, ज़रूरत भी नहीं है हमें, फाइनल लेवल पे होती है। ठीक है, और फाइनल लेवल में ज़्यादा डिस्कस करता नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं रिवर्स चार्ज की बात। रिवर्स चार्ज मैंने 9(3) बताया, 9(4) बताया। तो 9(3) हम लोगों को लिस्ट दे रखी है 13/2017 की कि हाँ ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। ठीक है, अच्छा पहले मैं बात कर लेता हूँ एक बार 9(4) की। 9(4) की बात करता हूँ मैं। ये देखो जी, ये वाली है 9(4) की, 7/2019। ठीक है ना, रेड विद 3/2019। पहली बात मैंने क्या कहा था यहाँ पे 9(4) वाले की बात करने पे
9(4) की जब मैं बात कर रहा था, 9(4) के लिए मैंने कहा आपको कि रिसिपिएंट वो होगा जो हम बताएंगे और सप्लायर कौन होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज लेगा रिसिपिएंट जो हम नोटिफाई कर देंगे। तो यहां पे क्या कहा है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस। तो पहली बात क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। सर यहाँ पे गुड्स लिखा है, इनपुट तो लिखा नहीं है, आपने लिखा है इनपुट। तो बेटे यहाँ पे कैपिटल गुड्स के लिए अलग पॉइंट है, इस वजह से मैंने वहां पे इनपुट लिख दिया, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेस देन 80% of the goods or services or both required to be purchased for the construction of a project in a financial year, ठीक है ना। और आपने प्रोक्योर किससे किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और आप हो प्रमोटर, तो आप हो कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये रहा फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22। आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आपके 4-5 प्रोजेक्ट है, मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 करोड़ के आपने इनपुट्स खरीदने, और 1000 करोड़ के जो इनपुट होंगे उसमें 80% से नीचे, मतलब टोटल कितना, 800 करोड़ तक, 100 करोड़ से नीचे। तो 800 करोड़ से नीचे मतलब क्या सर, 200 करोड़ तो आपको एक विंडो दी गई है कि आप यूआरडी से खरीद सकते हो। तो 800 आपको आरडी से ही खरीदने हैं, ठीक है। ये यूआरडी से खरीदे तो यूआरडी तो टैक्स चार्ज नहीं करेगा आपसे, ये आरडी से खरीदने आपके। ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा था 800 तो आपने आरडी से खरीदने ही खरीदने, 200 के लिए आपको अपने आप विंडो दे रहा था मैं कि 200 आप यूआरडी से खरीद लेना। लेकिन अगर आपने 800 अब यूआरडी से नहीं खरीदे, मतलब क्या, आपने 720 यूआरडी से खरीदे हैं, जबकि आपको खरीदने कितने चाहिए थे, 800। तो अब जो डिस्क्रिपेंसी रह गई, जो आपने यूआरडी से खरीदे हैं, इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपने इनपुट, अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इनपुट क्या होगा, ब्रिक्स हो गई, सैंड हो गई, जो बार होते हैं, टीएमटी बार्स वगैरह होते हैं, वो ये सारा इनपुट हो गया। कैपिटल गुड्स जो बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई वो कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट्स की। तो इनपुट में एक बहुत मेजर इनपुट होता है सीमेंट, ठीक है। अब मैं इस सीमेंट की बात क्यों अलग से कर रहा हूं, ये देखो सेकंड पॉइंट में, वैल्यू ऑफ सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो यहां पे इनपुट में, फर्स्ट पॉइंट में इनपुट में कौन सा है, सारे इनपुट आए, ठीक है ना। सर्विसेज भी आ गई, सारे इनपुट आए, सर्विसेज भी सारी आ गई, लेकिन इनपुट में एक इनपुट नहीं आया जो कि मेजर इनपुट है, और वो है सीमेंट। तो कहता है सीमेंट तो आपको सारा का सारा रजिस्टर्ड से खरीदना पड़ेगा। और अगर सीमेंट आपने पूरे प्रोजेक्ट में 1 रुपए का भी, मतलब कहने का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर सीमेंट आपने 100 रुपए का भी एक कट्टा भी अगर आपने यूआरडी से खरीद लिया, देन इन दैट केस आप उसके ऊपर खुद टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर, कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगी। और यही बात कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद रही है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो सारा रजिस्टर्ड डीलर से आना चाहिए, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड से लिया तो अगेन उसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी लायबल हो जाएगी। तो मैंने 9(5) क्लियर कर लिया आपके साथ, 9(4) क्लियर कर लिया। अब आता हूं मैं 9(3) पे जी, जो कि हमारी सबसे लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 9(3) की तसल्ली से। 9(3) में बहुत सारी सर्विसेज है, हम लोग इकट्ठे करके काम करेंगे, ठीक है। तो 9(3) नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 पढ़ रहे हैं, 28/6/2017 की, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसी सर्विसेज, क्योंकि हमारे में गुड्स है, लिस्ट दी हुई है, लेकिन हमारे सीए इंटर लेवल पे गुड्स हमें नहीं ध्यान में रखने, हमें सिर्फ सर्विसेज ध्यान में रखनी। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, अगर आप प्रोक्योर करते हैं तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी आगे भी बात होने वाली है, फॉरवर्ड चार्ज भी लग रहा है उनके ऊपर, कई जगह एग्जेम्प्ट भी हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा उनको समराइज करके सबको यहाँ पे डिस्कस करूँ। सबसे पहला आ रहा है जीटीए।
आपको पता है जी जीटीए बहुत बड़ा इशू है। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इस बार तो इन्होंने बाकायदा डेफिनेशन भी दी कि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होती है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करती है, और कंसाइनमेंट नोट की भी पूरी डिफाइन कर रखा है इन्होंने क्लियरली। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आई थी तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमें पहले से पता था कि हम सर्विस टैक्स की प्रोविजंस अप्लाई करते हुए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वगैरह होते कौन। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु इज नॉट चार्जिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। सर यहाँ पे तो 6% लगा बेटे, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो कितना हो गया 12%। अगर जीटीए, ध्यान से सुन लो, अगर जीटीए जीएसटी चार्ज नहीं कर रही 12% से, और इन लोगों को, इन 7 लोगों को सर्विसेज दे रही है जीटीए की, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी आएगा। मतलब क्या, ये 7 लोग जीएसटी पे करने के लिए लायबल होंगे। रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट बेटे, यहां पे जीएसटी में रजिस्टर्ड की बात मत समझ लेना। रजिस्टर्ड फैक्ट्री मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, सोसाइटी एक्ट में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है ना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एओपी एंड सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर इन लोगों को जीटीए ने सर्विसेज दी तो उस केस में दीज पीपल आर रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ देयर लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनको, सर इनके अलावा किसी को दी तो एग्जेम्प्ट, बच गए, बल्ले बल्ले। अच्छा जी, ध्यान से सुनो सर, ध्यान से सुनो, एक बार जीटीए की बात करते हैं। ठीक है, जीटीए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, जीटीए अगर रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और वो 12% का टैक्स ले रहा है तो उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर वो 5% ले रहा है, आईटीसी नॉट अवेलेबल। ये बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर नॉट रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो क्या होगा सर? बेटे अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन को देता है, ठीक है ना, 7 स्पेसिफाइड पर्सन को देता है, तो उस केस में आरसीएम में इन लोगों की लायबिलिटी रहेगी, आरसीएम में इन लोगों की लायबिलिटी रहेगी। और अगर अदर्स को देता है, मतलब क्या, कोई इंडिविजुअल है, बिजनेस कॉर्पोरेट भी नहीं है, मतलब बिजनेस एंटिटी वगैरह नहीं है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट। होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, उसके अलावा रजिस्टर्ड भी जब होता है तो यहाँ पे और कुछ बात आती है। जब हम लोग एग्जेम्पशन लिस्ट पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि 7 टाइप्स ऑफ गुड्स अगर ये ट्रेड करवाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। 7 अगर एक बंदे का माल लेके जाता है और 1500 रुपीज तक का फ्रेट है तो भी जीएसटी नहीं है, तो वो एग्जेम्पशन लिस्ट की बात है। तो वो यहाँ पे अगर कहो तो 7 टाइप्स ऑफ गुड्स अगर ट्रेड होता है, 7 ही होंगे मेरे को जहां तक याद आ रहा है। ठीक है ना, और एक वो 1500 वाली बात और ये 750 वाली बात, तो वहां पे ये एग्जेम्प्ट है। इवन ये रजिस्टर्ड है तब भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्जेम्पशन लिस्ट में दिया हुआ है कि आप इनकी ट्रेडिंग कर रहे हो तो सामने वाले से जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा जीटीए का। तो अच्छी तरह से इसे देख लो। मैं क्लास में ही चार्ट बनाना इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे पूरा का पूरा इंटैक्ट होता है। मैं पहले से चार्ट बना के ले आऊं और उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूं तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें कवर हो गई। कुछ भी हो दिक्कत कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, वो डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज इन वीडियोस को जब देख रहे हो तो कुछ कमेंट किया करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, जिससे कि हमें भी फील होए कि हाँ सारी चीजें ट्रैक पे चल रही हैं। ये हो गया जीटीए। ठीक है, एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं जीटीए को। सप्लाई बाय वे ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज नॉट चार्ज, तो यहां पे मैं लिख भी तो दूं एफसीएम। ठीक है जी, who has not paid central tax at the rate of 6% in respect of the transportation of goods to, ये आ गए सारे 7 लोग। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक बात और है कि ये आरसीएम कब आएगा, ये इन 7 लोगों के लिए आरसीएम कब आएगा, जब ये सर्विसेज जो जीटीए प्रोवाइड कर रहा है
इन टैक्सेबल टेरिटरी। इन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या, अगर ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, चाहे इन 7% को भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आरसीएम नहीं आएगा, उस केस में एफसीएम में आएगा। ठीक है जी। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जीटीए, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह की डेफिनेशन है, देख लेना अपने आप। द पर्सन हु पेज और लाइबल टू पे फ्रेट for the transportation of goods by road in good carriage located in a taxable territory shall be treated as a person who receives services for the purpose of this notification। तो जो भाड़ा देगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखो। Provided that nothing contained in this entry shall apply to no RCM in following cases। मतलब क्या, RCM भी नहीं लगेगा अगर no RCM, a department or establishment of the central government, state government, UT, LA, governmental agency which has taken registration under GST for the purpose of deducting tax under section 51 of the said act and not for making supplies। तो अगर मैं कहूं कि GTA सर्विसेज दे रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना सेक्शन 51 में रजिस्ट्रेशन करा के बैठी हुई है टीडीएस के पर्पसेस से, टीडीएस के पर्पसेस, तो यहां पे नो आरसीएम। समझ में आई बात? ठीक है जी, चलो डन, ये भी बात हो गई जी। ठीक, इसमें एक और जो कि हमारी सर्विस रिलेटेड है गाड़ियों से ही, वो वाली बात और कर लेता हूँ साथ साथ। कहाँ गई, अरे बस गिव मी अ मोमेंट, ये रहा 15 नंबर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। पहली बात तो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, गुड्स नहीं, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate। तो उस केस में क्या आएगा, रिवर्स चार्ज आएगा। कब, अगर जो सर्विसेज दे रहा है वो कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाई द सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट and does not issue an invoice for charging GST at the rate of 12%। Any body corporate located in a taxable territory। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है। हाँ जी, देखिएगा इसके ऊपर चार्ट बनाते हैं एक और। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द प्रोवाइडेड, अच्छा, वेयर द consideration include cost of fuel, consideration does not include cost of fuel। ये बात बहुत ध्यान से सुनेगा। तो जब डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल है तो कोई किसी को दे रहा हो, कुछ हो रहा हो सर, उसके ऊपर तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही आएगा। मतलब क्या, मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने कंपनी को भी अगर गाड़ी रेंट पे दी, सर मेरे को तो 15 रुपए पर किलोमीटर दे देना, फ्यूल आप डलवाना, तो वो कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो उस केस में तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज आएगा। रिवर्स चार्ज कब आएगा, जब वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड हो रही है, इस वाले केस में आएगा। लेकिन इस वाले केस में भी कब आएगा, ध्यान से देख लो भाई, इस वाले केस में भी कब आएगा, व्हेन कौन दे रहा है, सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, सप्लायर और रिसिपिएंट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, और सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है ना, अगर ये केस बनता है, मतलब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी को देगी, बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी को दे दे तो उसके केस में तो क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा।
केवल और केवल रिवर्स चार्ज इस केस में आएगा, केवल और केवल इस केस में आएगा आरसीएम। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसके अलावा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा। तो मैं अभी ट्रक वो बस वगैरह की बात नहीं कर रहा यहां पे। तो बस भी मैंने कहा बस दे दे, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी उसने लगा के दी है। तो अगर कौन है इंडिविजुअल, मैं बस चला रहा हूं जी और मैं किसको दे रहा हूं जी, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा हूं, तो आरसीएम आ जाएगा। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, समझ में आ गई बात। तो इसका ये चार्ट बना मेरी तरफ से, ये देख लेना। तो ये दो सर्विसेज थी जो मेरे को इकट्ठी कवर करनी थी, मैंने इकट्ठी कवर कर ली, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये दो सर्विस देखो जो मिलती जुलती हैं, 9 और 9A, बहुत ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक, ठीक है ना, मिलते जुलते लोग, by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright relating to the original dramatic, musical, artistic works to a publisher। ओरिजिनल होना चाहिए, जो रिमिक्सेस वगैरह बना देते हैं ना, या मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब जो दोबारा गाए जा रहे हैं वो नहीं, ओरिजिनल, ठीक है ना। म्यूजिक कंपनी टू अ पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर और द लाइक। तो उस केस में म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट के ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर के ऊपर लायबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की, ठीक है ना। उन लोगों की लायबिलिटी नहीं है। भैया मैं म्यूजिक बनाऊंगा या फिर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास घूमूंगा, तो म्यूजिक कंपनी तो बड़ी है, वो हैंडल कर लेगी, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो लोग देख लेंगे। 9A, ये 9A वाला पार्ट है ना, ये जो ऑथर अलग से लिखा हुआ है, पहले ये 9 में ही हुआ करता था, फिर इन्होंने अलग कर दिया। क्यों कर दिया? सर्विसेज बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू अ पब्लिशर, देन इन दैट केस ऑथर के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेगी। पब्लिशर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, पब्लिशर जो बुक छाप रहा है, ठीक है। लेकिन ये 9A अलग से क्यों किया गया कि अगर ऑथर कहता है सर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं ठेका लेता हूं कि मैं आपसे जीएसटी चार्ज करूंगा और मैं जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दूंगा, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही रहेगा। तो प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर द ऑथर टेकन द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, फाइल द डिक्लेरेशन, ठीक है ना, फाइल द डिक्लेरेशन, और कह देता है ही that author makes a declaration and prescribed form in annexure 2 on the invoice issued by him GST INV to the publisher। तो वो उसे इनवॉइस भी दे रहा है, जीएसटी भी चार्ज कर रहा है और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ठेका ले लिया कि इस बार तो मैं ही ऑप्शन अवेल किया है, मैं ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो ऑथर इज लायबल। अदरवाइज ऑथर वाले केस में भी मतलब क्या हो गया, एक तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एक जीटीए और एक इस वाले केस में, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी अगर ध्यान में आ रहा हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, अगर ये खुद ही 12% चार्ज कर रहा है, अगर ये खुद ही 12% चार्ज कर रहा है तो ये एफसीएम में रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आरसीएम की बात ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर 12% चार्ज कर रहा है तो आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा। तो एक तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले में भी ऑप्शन आ गया, एक जीटीए में वो ऑप्शन आ गया, और एक ये ऑथर वाले में वो ऑप्शन आ गया कि फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहो तो रह सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में नहीं रहोगे तो आरसीएम इस हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने कवर करा दिया आपको। उसके बाद और अच्छी अच्छी एंट्रीज करते हैं फटाफट। अब मेरी कोई ज़्यादा एंट्री बड़ी वाली नहीं रह गई है, छोटी रह गई है। देखो भाई रिविजनरी क्लास है, रिविजनरी क्लास में फटाफट चीज़ें होंगी, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं जीटीए डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कंसाइनमेंट नोट डिस्कस कर रहा हूँ, वो पूरे में नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, कोर्ट के सामने एडवोकेट ही रिप्रेजेंट हो सकता है। मतलब क्या, जिसके पास बैचलर ऑफ लीगल लॉ एलएलबी की डिग्री होगी वही रिप्रेजेंट हो सकता है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम लोग ITAT तक रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट लेवल पे हमें नहीं अलाउड होता। अगर हमारे पास LLB की डिग्री है तो हम अपना CA वाला COP सरेंडर करके बार काउंसिल का लाइसेंस लेके फिर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उस टाइम हम भी एडवोकेट हो गए। तो कोर्ट्स के सामने एडवोकेट ही रिप्रेजेंट हो सकता है। तो कोर्ट मतलब एडवोकेट की पर्टिकुलरली एक सर्विस, कौन सी सर्विस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, जहां पे वो कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट होता है, वो वाली सर्विसेज अगर लॉयर दे रहा है, एडवोकेट दे रहा है, फर्म ऑफ एडवोकेट दे रही है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सर्विसेज ले रहा है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और वो भी बिजनेस एंटिटी अगर ले रही है तो, बिजनेस एंटिटी अगर ले रही है
तो बहुत ध्यान से समझिएगा, लीगल सर्विसेज दैट इज रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज सप्लाइड बाय एन individual advocate including the senior advocate or by the firm of advocate to any business entity minded। कोई इंडिविजुअल है, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसके पेरेंट्स वगैरह या जो भी उसके रिलेटिव वगैरह केस लड़ रहे हैं, तो वहां पे आरसीएम नहीं आएगा, बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना, लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो दैट इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट टैक्स नहीं पे करेंगे, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। ऑल्दो जब हम एग्जाम्पशन देखेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्शंस में भी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि अगर बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से कम था, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उस केस में वो एग्जाम्प्ट रहता है, ठीक है। और सेम केस यहाँ पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का भी है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू द बिजनेस एंटिटी, तो उस केस में भी बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स, नॉट दैट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, देखो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज सिमिलर टू द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, क्या नहीं। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दिखती है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की तरह है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है नहीं। हम स्पॉन्सर बन गए, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा नाम हो रहा है। तो हम जो उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है वो अपने काम के लिए लगाएंगे और हमारा टैग भी दिखाएंगे, तो दैट इज द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है, देन इन दैट केस दैट बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ दोज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है ना। जिस बंदे ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है वो नहीं लायबल होगा। हर जगह एक चीज ध्यान रखना, ये सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब अप्लाई हो रहे हैं, जब ये टैक्सेबल टेरिटरी में। अगर टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, इन दैट केस वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए मैं नॉर्मली, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाती है, वेंकटेश्वरा एक कॉलेज है साउथ दिल्ली में, तो वेंकी में अगर फेस्ट हो रहा है और कोक वहाँ पे जाता है कि आप हमें अपने बाउंड्री वॉल पे पूरा कोक का वो करने दो और हम उसके लिए आपको 1 लाख रुपीज़ जो दे देंगे, तो उस केस में स्पॉन्सर कर रहा है, तो कोक इज स्पॉन्सरिंग दैट फेस्ट, तो उसके लिए कॉलेज ने अलाउ किया कि आप हमारी बाउंड्री पे कोक का एडवर्टीजमेंट वगैरह कर लो या जैसे भी कर लो, तो उस केस में कोक इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दो सर्विसेज, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट वाले पे भी एक चार्ट बनना है, अभी बना देता हूँ। एक बार इसका देखो, 5B और 5C दोनों मिलते जुलते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। सर्विसेज बाय एनी पर्सन, ठीक है ना, बाय एनी पर्सन लिखा हुआ है, बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपिंग राइट्स ऑफ और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द एडिशनल एफएसआई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। बेटे मेरी लैंड थी और मैंने कॉन्ट्रैक्टर को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलाउ कर दिया उस लैंड को डेवलप करना कि आप यहाँ पे बिल्डिंग बनाओ, ठीक है ना, 20 माले की बिल्डिंग बनाओ और उसको बेच बाज के मेरे को भी पैसे दे देना। तो उस केस में मैंने अपने ज़मीन के राइट्स उनके साथ शेयर किए, देन इन दैट केस, क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो प्रमोटर विल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट, आई एम नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट, ठीक है। आगे वही चीज दूसरे तरीके से समझिएगा, लॉन्ग टर्म लीज 30 years और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब सारा का सारा एडवांस आ गया, चाहे आप उसे प्रीमियम कह लीजिए, सलामी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। एंड ऑब्लिक और पीरियोडिक रेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर, देन इन दैट केस ऑल्सो प्रमोटर इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट, नॉट दैट पर्सन हु इज अलाउिंग, who is giving the development right, who is giving land on a lease, ठीक है। 6 पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हमें समझ में आ जाता है, तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी को कंपनी जो है सिटिंग फीस देती है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जो सिटिंग फीस मिली उस पर कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट। अब हमारा एक डायरेक्टर और होता है जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जो डायरेक्ट भी कर रहा है और मैनेज भी कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो उसको सिटिंग फीस अगर अलग से दी जा रही है, तो एक सर्कुलर आया 140/10/2020 का, उसमें क्लियरली कहा गया कि अगर हम जो डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हैं उसके ऊपर 194J प्रोफेशनल का टीडीएस काट रहे हैं, तो उस केस में आरसीएम आएगा। और अगर हम
ऐसे डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी सैलरी वगैरह के थ्रू पेमेंट करते हैं, 192 का टीडीएस काटते हैं, तो वो शेड्यूल 3 में हो जाएगा, तो उस केस में उसके लिए सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा और उस केस में आरसीएम नहीं आएगा। तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो जो सर्विसेज दे रहा है, सेटिंग फीस वगैरह ले रहा है, उसके लिए उसके ऊपर कंपनी आरसीएम में जीएसटी चार्ज पे करेगी, ना कि डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स देखिएगा, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। भाई सीधी सीधी बात है, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा। एक परचून की दुकान वाला है, उसकी नेटवर्किंग अच्छी है, वो उसने सोचा मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाता हूँ, लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचूंगा, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के हेल्प हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको उसके बदले में कमीशन दे दिया, लेकिन सर्विसेज किसने दी? सर्विसेज दी उस इंश्योरेंस एजेंट ने। तो अब वो उसको यार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, टू ए देखो क्रेडिट किसका मिलता है किसका नहीं मिलता, और उसके बाद वो कहेगा भैया गलती हो गई, मैं परचून की दुकान ही चला लूंगा अपनी, ठीक है ना। लेकिन फायदा किसको हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को तो हो रहा है। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इनकी कमीशन पे जो भी जीएसटी बनता है वो हम पे कर देंगे। तो पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस विल पे द जीएसटी। उसके बाद रिकवरी एजेंट टू द बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो रिकवरी एजेंट जो उनका पैसा रिकवर करने में हेल्प करते हैं, वो वाले रिकवरी एजेंट मत समझ लेना। तो वो पैसा वगैरह रिकवर करवाने में जो हेल्प करते हैं उनके लिए कहा गया कि वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी वगैरह जो है वो टैक्स पे करेगी, रिकवरी एजेंट्स आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। ठीक है जी, ये भी हो गया, और कौन सा रह गया नीचे कोई? हाँ सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, जो बाहर बैठ के ये देख रहे होते हैं कि इंडिया का फॉरेक्स वगैरह कितना चल रहा है, उस केस में आरबीआई इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट। ठीक है, अब 11th पॉइंट देखिएगा, 11th और 12th अगेन थोड़े मिलते जुलते हैं। क्या होते हैं कि बैंक लोन देता है, लेकिन बैंक अपना प्रोडक्ट खुद ना प्रमोट करके कुछ उसने एजेंट बिठा दिए, उनको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कहा जाता है। जो आपके पास एजेंसी से फ़ोन कॉल आ रहे होते हैं ना रोज, लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो, ये कर लो, क्रेडिट लिमिट वगैरह ले लो, वो बैंक वाले फ़ोन नहीं करा रहे होते, वो एजेंसी उन्होंने बिठा रखी है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल माइंडेड इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी टू बैंक एंड एनबीएफसीज। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा हुआ, माइंडेड। दूसरी बात इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मतलब अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म बना रखी है और मैं बैंक से काम उठाता हूँ कि बैंक जी मैं आपको लोन के इतने केसेस दिलवा दूंगा, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में मेरे को ही जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा बैंक से। लेकिन मैं इंडिविजुअल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी क्लाइंटेल अच्छी है, तो मैं बैंक वाले मेरे पास आए, सर आप हमें लोन के केसेस दिलवा देगा, और मैं क्या कमीशन मिलेगा? तो उस केस में आई एम अ डीएसए, तो जो कमीशन मिलेगा उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दैट बैंक इज लायबल टू पे जीएसटी, डिपॉजिट जीएसटी टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आई एम नॉट लायबल टू पे, क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गया। 12th पॉइंट अगेन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर्स, और 13 पॉइंट बी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर था कुछ, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट ऐसे ही मिलते हुए हैं। तो जहाँ पे भी आपने हेल्प की, जैसे यहाँ पे 12th पॉइंट की बात करूँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर टू द बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी, बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी, नॉट दैट बिजनेस फैसिलिटेटर। 14th पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, जो एचआर प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो बहुत तरह की सर्विसेज देती हैं। बहुत तरह की क्या मतलब, उन्होंने तो लोग ही रिक्रूट कराने ना सर बेटे। एक है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रिक्रूट कराते हैं, एमडी लेवल के लोग भी रिक्रूट कराते हैं, एक वो है जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी रिक्रूट कराते हैं, तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो एचआर प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह जो होती है उनकी केवल एक सर्विस, ठीक है ना, और वो भी कब, जरा ध्यान से सुनोगा, सिक्योरिटी सर्विसेज, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द
वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो पहली बात, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो सप्लायर है, जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। और जो सप्लाई कर रहा है वो किसको कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू डिस्चार्ज जीएसटी लाइबिलिटी ऑन दैट, ठीक है, नॉट दैट सप्लायर। लेकिन हाँ, सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है देन इन दैट केस तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। अगेन प्रोवाइजो देखिएगा, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, मतलब आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम ही रहेगा। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तब भी आरसीए फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा अगर वो सर्विस दे रहा है किसको, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी which has a GST registration only for the purpose of deducting TDS and they are not making any taxable supply, ठीक है ना। और दूसरा जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, तो इन केसेस में अगर इन दो केसेस में फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, अदरवाइज हमेशा ही आरसीएम रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये नहीं है कि वो रजिस्टर करा ले तो वो जीएसटी चार्ज कर रहा हो तो मेरी लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो माइंडेड इस चीज़ में ना पड़िएगा, ठीक है, हमेशा ही आरसीएम रहेगा। कई बार हमारे पास मतलब फ़ोन आ जाता है क्लाइंट का कि सर इस सर्विस पे तो आरसीएम है और उसने जीएसटी चार्ज कर लिया, मैं क्या करूं। भाई तू उससे दोबारा इन्वॉइस करवा, जो मर्जी करवा, आरसीएम में लाइबिलिटी तुम्हारी ही रहने वाली है, चाहे तो उसने जीएसटी चार्ज किया है तो भी, ठीक है। वो केसेस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जीटीए और ऑथर वाला, उस केस में अब जा सकता है, बाकी और केसेस में हमेशा ही आरसीएम रहेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और समझिएगा। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, क्या होता है, मेरे पास शेयर्स हैं और मैंने अपने शेयर्स किसी को उधार दे दिए, उसके लिए वो मेरे को कमीशन दे रहा है, तो जिसको मैंने उधार दिए वो शेयर, कमीशन जो मेरे को दे रहा है, उसी के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी रहेगी, वही डिस्चार्ज करे। लेंडर दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटीज registered in his name or in the name of any other person duly authorized on behalf with an intermediary, ठीक है ना। तो मैंने अगर अपने शेयर उधार दिए तो जिसने मेरे शेयर उधार लिए हैं दैट पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी, ठीक है। उसके बाद हाँ, गवर्नमेंट वाला रह गया मेरे भाई, गवर्नमेंट वाला एक बार कर लेते हैं और मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। टाइम मेरा ज़्यादा हो गया है, मैंने सोचा था 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी ये रिवीजन। देखो गवर्नमेंट की सर्विसेज, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ा भी दूंगा, पहले कार्ड बना लेता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना, हम आरसीएम पढ़ रहे हैं, सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग दिस तो आरसीएम आएगा। तो अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, कुछ सर्विसेज को छोड़कर, ये वाली सर्विसेज छोड़कर, ये वाली सर्विसेज और ये वाली सर्विसेज छोड़कर कोई भी सर्विसेज दे रही है, किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को दे रही है, और बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो उस केस में क्या आएगा, आरसीएम आएगा। उस केस में क्या आएगा जी, आरसीएम आएगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पे भी एग्जेम्पशन है कि अगर सर्विसेज ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से कम था, तो इस साल उसका एग्जेम्पशन रहेगी, वो एग्जेम्पशन वाले लिस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसको सुनने से पहले यहाँ पे नीचे देखो, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट
बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो उसके ऊपर आरसीएम आएगा। टू जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम आएगा। टू यूआरडी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसके ऊपर एफसीएम आएगा, मतलब गवर्नमेंट विल चार्ज। समझ में आई बात? उसके बाद इधर देखो, उसके बाद इधर देखो, ये वाली जो सर्विसेज हैं, ये वाली जो सर्विसेज हैं, इनके ऊपर एफसीएम रहेगा, मतलब गवर्नमेंट ही चार्ज करेगी। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ना कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विसेज हैं, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, इन्हीं के ऊपर एफसीएम रहेगा। इसके अलावा अगर कोई दी और बिजनेस एंटिटी को दी तो उस पर भी एफसीएम आएगा, वो आरसीएम आएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा गवर्नमेंट का भी कवर हो गया। चार्ट्स जैसे मैंने बनाए आपके साथ डिस्कस किए वो इजी रहते हैं, तो इसी वजह से डिस्कस करते करते मैं चार्ट बनाता हूँ। तो देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आरसीएम की और हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।